अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो स्टार्ट लेंगे वो चैप्टर नंबर 3 से लेंगे, दैट इज इनर प्रोडक्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेसिस। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट से क्या मुराद है और इनर प्रोडक्ट का नॉर्म स्पेसिस के साथ क्या तल्लुक है, ये चीज़ों को हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेसिस इज अ नॉर्म स्पेस। और आपको पता है कि हर नॉर्म स्पेस क्या होती है, मीट्रिक स्पेस होती है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करते हैं कि इन द नॉर्म स्पेसिस वी कैन add vectors and multiply vector by a scalar just as in increasing vector algebra. Or the norm on such space generalize the elementary concept of the length of vector. However, what is still missing is the norm space. And what we would like to have, if possible, is an analog of familiar डॉट प्रोडक्ट। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि जब, जैसे कि हमने ये चीज़ वहाँ पर फंक्शनल में भी पढ़ी थी, फंक्शनल जो ऑपरेटर होते हैं, तो हमने बोला था ए डॉट पी इज इक्वल टू, हमारे पास दो वेक्टर्स को आपस में नॉर्म के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एक स्केलर नंबर आ जाता है। एंड कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, अगर दो वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमारे पास जीरो के बराबर होती है। तो यहाँ विच आर द इम्पोर्टेंट टूल इन मैनी एप्लीकेशन, हेंस द क्वेश्चन अराइज whether the dot product and orthogonality can be generalized to the arbitrary vector spaces। तो इसी तरह से वो कहता है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट होती है इसको हम अगर जनरलाइज कर दें, ये तो हमारे पास स्पेस के लिए थी, अगर तमाम स्पेसिस के लिए कर दें, आर्बिट्रेरी स्पेसिस के लिए, इन फैक्ट दिस कैन बी डन एंड लीड टू इनर प्रोडक्ट स्पेसिस। तो यही चीज़ को जब हम तमाम स्पेसिस आर्बिट्रेरी स्पेसिस के लिए एक्सटेंड कर देते हैं या जनरलाइज कर देते हैं तो यही हमारे पास क्या बन जाती है, inner product spaces। and complete inner product spaces is called Hilbert space। तो नेक्स्ट इसका देखते हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेसिस की डेफिनेशन क्या है। एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स इज अ वेक्टर स्पेस। जैसे आपको पता है कि हम वेक्टर स्पेसिस के ऊपर ही नॉर्म डिफाइन करवाते थे, और नॉर्म हमारे पास जो होती थी, जब हम वेक्टर स्पेसिस के ऊपर नॉर्म डिफाइन करवाते थे तो उसको हम कहते थे कि वो नॉर्म स्पेसिस है। ठीक है, फिर हम कहते थे कि एवरी नॉर्म स्पेस इज अ मीटर स्पेस, लेकिन मीटर स्पेस का जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास क्या हो, नॉर्म स्पेस। जैसे कि हमने एक स्पेस पढ़ी थी, स्पेस एस। यहाँ एन इनर प्रोडक्ट स्पेसिस भी एक वेक्टर स्पेस होती है विद द इनर प्रोडक्ट, अगर हम उस पर इनर प्रोडक्ट डिफाइन करवा दें। ठीक है, define on it the latter generalize the dot product of the vector in three dimensional spaces and use is to define। तो वो कहता है कि जो नॉर्म होती है ना, बाय दिस नॉर्म, कि अगर हम x को x के लिहाज से क्या करें, ये बेसिकली क्या लिखा है, डॉट प्रोडक्ट लिया। तो नॉर्म इसका तलक नॉर्म के साथ है। ठीक है, तो क्या हमने बोला ना कि एवरी नॉर्म स्पेस इज द इनर प्रोडक्ट स्पेस। A Hilbert space H is a complete inner product space. The theory of the inner product space and the Hilbert space is richer than the general norm and Banach space। Richer than का मतलब ये है कि जो inner product space है वो बड़ी space है और norm space जो वो छोटी space है। तो यही चीज़ को हम देख रहे थे कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, तो वो हमने देख लिया है कि हर जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है वो नॉर्म स्पेस होती है। सॉरी, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेसिस इज अ ओके नॉर्म स्पेसिस, और एवरी नॉर्म स्पेसिस इज अ मीटर स्पेसिस। ठीक है, अब इनर प्रोडक्ट स्पेस है हिल्बर्ट स्पेसिस को यहाँ पर डिफाइन करवाया है। डिफाइन किस तरह करवाया है कि अगर हम इनर प्रोडक्ट, कोई भी हम इनर प्रोडक्ट किसी भी स्पेसिस के ऊपर डिफाइन करवाएं तो वो कब इनर प्रोडक्ट होगी, कि पहली कंडीशन ये है कि अगर हम x प्लस वाई को z के साथ इनर प्रोडक्ट करवाएं तो वो स्प्लिट हो जाए, x z के साथ और y z के साथ। अब आपको पता है कि इनर प्रोडक्ट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह की होती है। जैसे कि जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं,
ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो ए बी सी, तो अगर किसी को पता हो तो यहाँ पर इनर प्रोडक्ट जो डिफाइन होती है या नॉर्म जैसे हम डिफाइन करवाते हैं, तो डिफरेंट तरीके हैं नॉर्म डिफाइन करवाने के। ये ट्रांसपोर्ट भी, सॉरी इसको क्या कहते थे, एक सेकंड, डायगोनल का जो सम होता है, तो हम ये भी यहाँ पर डिफाइन करवाते थे। ठीक है, अच्छा फिर P2 क्या है कि अगर अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करें एक्स को, वेक्टर को, और वाई के साथ इनर प्रोडक्ट लें, तो एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट मल्टीपल होगा अल्फा के, और अल्फा रियल नंबर है। और यहाँ पर एक्स वाई जो है, अगर उनका इनर प्रोडक्ट लें तो वो वाई एक्स का क्या होगा, कॉन्जुगेट। ठीक है, ये कम्प्लेक्स के लिए है। और एक्स एक्स के साथ पॉजिटिव, अगर एक्स और एक्स का जीरो आए तो इसका मतलब है एक्स भी क्या होगा, जीरो फैक्टर होगा। तो एन इनर प्रोडक्ट ऑन एक्स डिफाइन अ नॉर्म ऑन एक्स गिवन बाय। तो ये देखें, यहाँ से आपको वाज़ह पता चल रहा है कि ये जो नॉर्म स्पेस है एक्स के ऊपर जो डिफाइन है, इसका तल्लक किसके साथ है, इनर प्रोडक्ट के साथ है नॉर्म का तल्लक। तो इसका मतलब है कि जो नॉर्म होती है एक्स की, वो बेसिकली इनर प्रोडक्ट का अंडर रूट होती है, या हम दूसरे मीनिंग में कहते हैं, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्स की नॉर्म का स्केयर बराबर किसके होता है, एक्स की इनर प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम, पहले आपको पता है कि हम नॉर्म, नॉर्म पे डिस्टेंस, अगर नॉर्म के हिसाब से डिस्टेंस डिफाइन करवा दें तो वही नॉर्म स्पेस एक मीट्रिक स्पेस बन जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इनर प्रोडक्ट के हिसाब से उस पर मीट्रिक डिफाइन करवा दें तो हेंस इनर प्रोडक्ट स्पेसिस आर नॉर्म स्पेसिस। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये भी पता चल गया। और नॉर्म स्पेसिस क्या होती हैं, मीट्रिक स्पेसिस होती हैं। क्लियर है बात, तो ये चीज़ें बस माइंड में रखनी है। अच्छा उसके बाद, अच्छा ये इसको कहते हैं, दिस वन इज अ पैरेललोग्राम इक्वालिटी। ये पैरेललोग्राम इक्वालिटी हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है, आपको पता है स्पेसिस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, कुछ स्पेसिस कंप्लीट नहीं होती और कुछ स्पेसिस क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तो ये अगर जो ये वाली मैंने लिखी है पैरेललोग्राम इक्वालिटी, अगर ये किसी स्पेसिस को सेटिस्फाई करती है तो हमें क्या पता चलेगा, किस चीज़ के बारे में पता चलेगा, हाँ आई थिंक जब आवाज़, एक मिनट, ये इक्वालिटी हमें किस चीज़ के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन दे रही होती है, अच्छा ये हमें जो इक्वालिटी है बेसिकली पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ये जो हमने नॉर्म है डिफाइन करवाई है, तो ये देखें ना, वी कंक्लूड दैट इफ अ नॉर्म डज नॉट सेटिस्फाई फोर, अगर ये, क्योंकि ये नॉर्म के साथ डिफाइन है, तो ये अगर नॉर्म डिफाइन नहीं करती फोर वाली इक्वालिटी को, तो इट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम एन इनर प्रोडक्ट बाय यूज ऑफ वन। तो इसका मतलब है ये जो नॉर्म है ये किसी इनर प्रोडक्ट से ऑब्टेन नहीं की गई, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉर्म स्पेस, बट ये जरूरी नहीं है कि हर नॉर्म स्पेस भी क्या हो, इनर प्रोडक्ट हो। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ट्रांसलेशनल वेरिएंस प्रॉपर्टी लगा के देखा था कि हर जो मीट्रिक स्पेस होती है जरूरी नहीं है कि उसके पीछे क्या पड़ी हो, नॉर्म पड़ी हो। तो हर जो नॉर्म होती है जरूरी नहीं है कि उसके पीछे क्या पड़ी हो, इनर प्रोडक्ट पड़ी हो। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी कोई जो नॉर्म है वो अगर इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर देती है, तो दैट्स मीन कि उसके लिए भी एक इनर प्रोडक्ट क्या है होती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गया, तो ये इसको याद रखिएगा पैरेललोग्राम इक्वालिटी को। तो
यहाँ पर लिखा भी है नॉट ऑल नॉर्म स्पेसेस आर इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन आती है व्हाट इज द ऑर्थोगोनैलिटी। अगर दो वेक्टरों की क्या लें, इनर प्रोडक्ट लें, वो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो इट्स मीन के वो दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, और आपको इस चीज़ के बारे में भी पता है कि बेसिकली x का y के साथ इनर प्रोडक्ट है। इनर प्रोडक्ट अब यहाँ पर एग्जांपल्स आ जाती हैं, द स्पेस Rn इज अ हिल्बर्ट स्पेस विद द इनर प्रोडक्ट डिफाइंड। अब यहाँ पर Rn में इनर प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन है, हम दूसरे वर्ड में इसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर डॉट प्रोडक्ट के साथ है तो हम लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज को चेक करना है। एक्स की अगर नॉर्म लेंगे तो वो जाहिर बात है एक्स के साथ क्या होगी, इनर प्रोडक्ट होगी और उसका अंडर रूट होगा। तो अगर उस पर वो डिफाइन करवाया गया और उसको लास्ट पे ये साबित करवाया कि वो हमारे पास क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, आगे उसके बाद सी एन है, सी एन भी जो होती है वो भी हमारे पास क्या होती है, हिल्बर्ट स्पेस होती है। आगे आता है जी स्पेस एल स्केयर ए बी। ठीक है, इस पे जो नॉर्म डिफाइन होती है, क्योंकि हमने देखा था पिछले चैप्टर में भी, तो यहाँ एल कैपिटल एल स्केयर है, तो कैपिटल एल स्केयर में अगर देखें तो पिछले वो उसने एग्जांपल भी दिए 2.27, तो यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर तो अगर देखा जाए तो नॉर्म जो थी वो एक्स की इस तरह से डिफाइन है, तो यहाँ पर अनट्रूट आ गया है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर देखा जाए तो कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इनर प्रोडक्ट डिफाइन, ये इनर प्रोडक्ट सही है। तो जब जाहिर बात है एक्स के हिसाब से लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स टी का स्केयर हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडरूट आ जाएगा। अंडरूट वाला क्यों आया है, क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि एक्स की नॉर्म का जो स्केयर होता है वो बराबर होता है एक्स प्रोडक्ट। तो जाहिर बात है जब हम एक्स की लेंगे तो फिर उसमें क्या आ जाएगा, एक्स के साथ उसका अंडरूट, इसलिए ये वाली चीज लिखी हुई है। जवाद भाई पॉइंटर की आवाज आ रही है। अच्छा, अब आप लोग ना, किसी ने क्वेश्चन कोई पूछना हुआ हो तो, क्योंकि आज मेरी थोड़ी हैंड फ्री में इशू है, तो फिर आप ना ऐसा कीजिएगा कि चैट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर उसने ये भी प्रूफ किया कि ये जो एल स्केयर ए बी होता है ये भी क्या होती है, हिल्बर्ट स्पेस। तो ये एग्जांपल्स याद रखें। उसके बाद हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस एल स्केयर, ये वो वाली है जो हमने वो स्टार्ट में ली थी ना, एल पी वाली। तो यहाँ पर पी को 2 लिया है, तो 2 लेकर उसने, क्योंकि इस पे ये वाला जो है वो डिफाइन है, क्या कहते हैं, इनर प्रोडक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी नॉर्म जाहिर बात है इस फॉर्म में आ जाएगी, तो इसको उसने प्रूफ करवाया कि दैट इज अ हिल्बर्ट स्पेस। अच्छा, आ गया। वैसे तो वहाँ पी को फिक्स किया था ना 2, और एल पी को तो, एल 2 को तो वैसे भी हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पर द स्पेस विद पी नॉट इक्वल टू 2 इज नॉट अ इनर प्रोडक्ट स्पेस। हेंस अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है तो नॉट अ हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो दैट्स मीन के वो हमारे पास फिर हिल्बर्ट स्पेस नहीं होगी, मीन इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगी। आपको पता है कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक इक्वालिटी पढ़ी थी, एक्स वाई की नॉर्म का स्केयर प्लस एक्स माइनस वाई की नॉर्म का स्केयर इज इक्वल टू 2, इस तरह से जो पढ़ी थी हमने पैरेललोग्राम इक्वालिटी। तो अगर वो वाली इक्वालिटी कोई स्पेस सेटिस्फाई नहीं करती तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होती। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर एल पी उसने दो तरह की ली है, एक्स और वाई। अब अगर एक्स की नॉर्म देखें, क्योंकि एल पी में जो नॉर्म है डिफाइन किस तरीके से, अगर वो देखें और ये देखें वाई वाली, क्योंकि आपको पता है पावर 1/p होती है। तो ये ऊपर देखें, ये चीज, ये वाली, अगर इसकी एक्स की नॉर्म यहाँ पर रखें और वाई की सीक्वेंस इसके सम है, ठीक है, उसकी नॉर्म रखें तो यहाँ पर ये आ रहा है 2 की पावर 1/p और ये आ रहा है 2, मीन के p इज नॉट इक्वल टू 2 के लिए ये उस इक्वालिटी को सेटिस्फाई
नहीं करेगी। ठीक है, तो दैट्स मीन के ये हमारे पास फिर, अगर ये इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है तो दैट्स मीन कि ये हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस नहीं होगी। आगे आता है सी ए बी। ये भी जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। यहाँ पर जो नॉर्म डिफाइन, क्योंकि बात को याद रखिएगा कि नॉर्म का तल्लक इनर प्रोडक्ट के साथ है। ठीक है, आप यहाँ से नॉर्म स्पेसिस का फार्मूला ही लेकर उस पर पैरेललोग्राम इक्वालिटी को सेटिस्फाई करवाएं, ये 5 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो क्या ये बराबर है? ये बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगी। अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है तो ये हिल्बर्ट स्पेस नहीं होगी। यहाँ पर ये कुछ एक्सरसाइज है, इसको कीजिएगा। आगे फर्दर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेसिस की, कि N1 एंड N2 इन अ सेक्शन फॉलो फ्रॉम अ आई। तो यहाँ से लेमा को देखते हैं, श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ये लीनियर, ये बेसिकली जो इनर प्रोडक्ट वाला चैप्टर है ये आपने लीनियर अलजेब्रा अगर कहीं से तैयार किया होगा तो वहाँ पर भी यही सारा कुछ है। ठीक है, इनर प्रोडक्ट है, नॉर्म है, ये सारी चीज़ें हैं। तो एन इनर प्रोडक्ट एंड द कोरस्पॉन्डिंग नॉर्म सेटिस्फाई, कहता है कि इनर प्रोडक्ट एंड कोरस्पॉन्डिंग नॉर्म सेटिस्फाई द कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी एंड द ट्रायंगल इनइक्वालिटी एज वेल। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है ना श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या है, ये देखो। अब यहाँ अगर देखें, अगर गौर करें तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है दैट इज अ लेस देन और इक्वल टू एक्स की नॉर्म एंड वाई की नॉर्म। सही हो गया, और ठीक हो गया। और सेकंड नंबर पे अगर आप यहाँ पर बात करें तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स वाई की प्रोडक्ट लेस देन, आपको पता है एक्स की नॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एक्स और एक्स की इनर प्रोडक्ट का रूट, और साथ क्या लिख सकते हैं वाई और वाई की। तो ये बेसिकली क्या है, इनर प्रोडक्ट और नॉर्म का आपस में तल्लक है इसमें। और नेक्स्ट अगर ट्राइंगल इनइक्वालिटी देखें तो यहाँ पर तो आपको पता चल रहा है कि ये नॉर्म के साथ डिफाइन है। ठीक, तो ये इस चीज़ को सेटिस्फाई करती है, कि प्रूफ भी यहाँ पर किए हैं, प्रूफ दोनों के। अच्छा, आगे आता है कंटिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। इफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है, इफ एन इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, अगर किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में एक सीक्वेंस जो है वो एक्स को कन्वर्ज करती है और वाई एन जो है वो वाई को करती है, तो अब इसका मतलब होगा कि जो एक्स एन और वाई एन की इनर प्रोडक्ट होगी वो किसको कन्वर्ज करेगी, एक्स एंड वाई की इनर प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर जब आप लोगों ने ये कन्वर्जेंसी पढ़नी है तो आपको पता है कि अगर ये इसको कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब होगा, लिमिट की डेफिनेशन लगाएं कि एक्स एन और वाई एन की इनर प्रोडक्ट माइनस जिसको ये कन्वर्ज कर रहा है एक्स वाई, ये अप्रोच करना चाहिए किसको, जीरो को, इफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये नीचे प्रूफ आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है आइसोमॉर्फिज्म। एन आइसोमॉर्फिज्म टी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स ऑन टू एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स प्राइम, ठीक है, ओवर द सेम फील्ड। क्योंकि ये जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है और नॉर्म है दोनों किस पे डिफाइन है, वेक्टर स्पेसिस पे, और जब हम ऑपरेटर लेते हैं तो दोनों के लिए फील्ड क्या होनी चाहिए, सेम। इज अ बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर अगर हो विच प्रिजर्व द इनर प्रोडक्ट। ठीक है, आपको पता है कि हमने पीछे जो लीनियर ऑपरेटर पढ़ा था नॉर्म स्पेसेस में, तो वहां पर हम कह रहे थे कि वो हमारे पास नॉर्म को प्रिजर्व रखता है। तो यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म कब होगी, कि जब वो किसको प्रिजर्व रखेगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस को। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्स एंड एक्स प्राइम आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक इनर प्रोडक्ट स्पेसिस। ठीक है, note that the bijective and linearity guarantee that the T is a vector space isomorphism of x onto x prime। अच्छा, आगे कंप्लीटनेस के बारे में आता है। पिछले चैप्टरों में तो हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी स्पेस की डिमेंशन जो होती है वो फाइनाइट होती है तो उसकी सब स्पेसिस क्या होती हैं, क्लोज्ड होती हैं। क्लोज्ड होती हैं तो इसका मतलब वो क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीशन के बारे में क्या है, फॉर एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स देयर एग्जिस्ट अ हिल्बर्ट स्पेस एच। सही, आपको अगर याद हो तो हमने आइसोमेट्री एक थ्योरम पढ़ा था कि हर हमारे पास जो इनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस होती है उसके लिए एक कंप्लीट स्पेस क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, जिसकी जो सब स्पेस होती है वो डेंस होती है उसमें, और वो जो होती है वो आइसोमेट्री होती है बिटवीन हमारी इनकम्प्लीट
और उसकी सब स्पेसिस के दरमियान आइसोमेट्री। आइसोमेट्री जो फंक्शन होता है आपको पता है वो डिस्टेंस को क्या रखता है, रिजर्व रखता है। ठीक है, यही पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर देखें कि आपके पास x जो है उसके लिए एक हिल्बर्ट स्पेस h एग्जिस्ट करती है एंड आइसोमॉर्फिज्म a फ्रॉम x onto a dense subspace w is a subspace of h, the space h is a unique except for isomorphism। तो ये सेम टू सेम वही रिजल्ट है जो हमने दोनों चैप्टरों में आइसोमेट्री के लिए पढ़ा था। आगे आ जाता है सब स्पेस। ठीक है, a subspace of an inner product space X is defined to be a वेक्टर सबस्पेस। आपको पता है वेक्टर स्पेसिस में भी हम सब स्पेसिस ले रहे होते हैं। अगर सेम उस पर टेकन विद द इनर प्रोडक्ट ऑन एक्स रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्स क्रॉस एक्स, तो अगर हम वही जो इनर प्रोडक्ट है उस पर रिस्ट्रिक्ट कर दें तो वो उसकी सब स्पेस बन जाएगी। आगे सब स्पेसिस के हवाले से जो है वो कुछ रिजल्ट्स हैं यहाँ पे कि अगर वाई सब स्पेस हो किसी हिल्बर्ट स्पेस एच की तो वाई कंप्लीट कब होगी, ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि जब वाई क्लोज्ड हो इन एच। इफ वाई इज अ फाइनाइट डिमेंशनल देन वाई इज कंप्लीट। क्यों? क्योंकि वाई क्लोज्ड है तो कंप्लीट। ओके, इफ एच इज अ सेपरेबल, सेपरेबल का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एच क्या होगी, इसका एक सबसेट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो काउंटेबल डेंस होगा। ठीक है, तो एच अगर सेपरेबल हो तो सो इज वाई। तो वाई मोर जनरली एवरी सबसेट ऑफ सेपरेबल इनर प्रोडक्ट स्पेसिस इज अ सेपरेबल। तो अगर एच सेपरेबल होगा तो सो वाई भी जो होगा वो क्या होगा, सेपरेबल होगा। ठीक है, मीन कि अगर छोटी स्पेस सेपरेबल है तो बड़ी भी क्या होगी, सेपरेबल होगी। अब यहाँ ये प्रॉब्लम शीट नंबर 2 है, इसको भी देखिएगा कि जीरो ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, कि अगर इनर प्रोडक्ट टी एक्स का एक्स के साथ है जीरो आ जाए तो इसका मतलब वो ऑपरेटर ही क्या होता है, जीरो, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ जीरो ऑपरेटर। ठीक है, आगे आ जाता है ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट्स एंड डायरेक्ट सम। ठीक है, अच्छा, इन अ मीट्रिक स्पेस एक्स द डिस्टेंस डेल्टा फ्रॉम एलिमेंट एक्स बिलोंग टू एक्स टू बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट। तो ये बेसिकली इन्फीमम वाला जो डिस्टेंस है उसको ये डेल्टा कह रहा है। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ एक प्रूफ था, ये लाइन सेगमेंट के इक्वेशन है, इसको ये तो हमने पहले भी पढ़ी है उसमें कन्वेक्स सेट में। So, इस थ्योरम को देख लें कि वो कहता है लेट एक्स बी इनर प्रोडक्ट स्पेस। मतलब ये थ्योरम तो प्रूफ के हवाले से तो ठीक है लेकिन इस तरह के तो नहीं आएंगे जो है एमसीक्यू। एंड एम जो है वो नॉन एम्प्टी है, कन्वेक्स सबसेट है विच इज अ कंप्लीट। ठीक है, और देन फॉर एवरी गिवन x बिलोंग टू x देयर एग्जिस्ट अ यूनिक y बिलोंग टू m सच दैट। मतलब कि बात करने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा y लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करेगा जिसका x के साथ अगर नॉर्म लें तो वो इनका सब डिस्टेंसेस का क्या आएगा, इनफीमम आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये ऑर्थोगोनैलिटी वाला है कि लेट m बी अ कंप्लीट सब स्पेस y। ठीक है, एंड x बिलोंग टू x then z is equal to x minus y is orthogonal to y। तो इसका तलक जो है वो पिछले थ्योरम के साथ है जो हम पढ़ रहे थे ना कि x माइनस वाई की जो नॉर्म है वो लाजमी तौर पर x तो क्योंकि फिक्स है, माइनस वाई ये वाली चीज़ है और y का हम बिलोंग कर रहा है y से, उसके लिए लाजमी तौर पर इन्फीमम एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा। तो उस दोनों को ऑर्थोगोनैलिटी के साथ अटैच किया है। अच्छा, उसके बाद आता है जी व्हाट इज डायरेक्ट सम इन लीनियर अलजेब्रा और अ फंक्शन एनालिसिस। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट सम क्या है, अ वेक्टर स्पेस x इज सेड टू बी डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस y एंड z ऑफ x रिटन x is equal to x direct sum with z if each x has a unique representation then z is called the algebraic complement of y। ये algebraically ये z जो है y का क्या होगा, algebraically complement होगा y in x and vice versa and z is called complementary pair of subspace in x। यहाँ पर उसने डायरेक्ट सम के बारे में बताया भी है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू क्या हो, r हो।
is a subspace of Euclidean space R square. Clearly, Y has a infinitely many algebraic complement in R square, each of which is real line, but most convenient is a complement that is perpendicular. We make use of this fact, we choose a Cartesian. मतलब बात यहाँ वो ये कर रहा है कि यहाँ y का कंप्लीमेंट क्या होगा, y का कंप्लीमेंट कि ऐसे वो वाले हमारे पास नंबर्स होंगे, ठीक है, कि जिनका हमारे पास इनर प्रोडक्ट अगर y के साथ लें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, 0 आए। तो ये हमारे पास क्या है, उसका कंप्लीमेंट है। डिफाइन यही होती है आर स्क्वायर वाली जो होती है, जिसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर होते हैं ए बी सच दैट ए लेस देन बी, मतलब इसी प्लेन को कहते हैं यूक्लिडियन स्क्वायर आर स्क्वायर। डिफरेंट तरह की ज्योमेट्रीज है ना हमारे पास, रेमन स्टेल्जीज हैं, डिफरेंट तरह की है। तो यहाँ पर हम यूक्लिडियन स्पेस ये वाली जो हम ज़्यादातर रियल में और कम्प्लेक्स में जिसको डिस्कस कर रहे होते हैं तो इसी को कर रहे होते हैं, इसलिए हम, क्योंकि ज्योमेट्री डिफरेंट तरह की है, तो इसलिए यहाँ पर हम यूक्लिडियन स्पेसेस को कहते हैं जो हम आर स्क्वायर की स्टडी कर रहे होते हैं पेयर्स की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये डायरेक्ट सम के बारे में है कि लेट वाई बी एनी क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच। ये हमने एक दिन थ्योरम भी पढ़ा था कि डायमेंशन अगर देखनी हो ना यू प्लस डब्ल्यू, तो ये बराबर होती है डायमेंशन ऑफ यू प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू प्लस डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू। तो लेट वाई बी एनी क्लोज सब स्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एच, मतलब अगर वाई जो है वो किसी हिल्बर्ट स्पेस एच की क्या है, क्लोज सब स्पेस, तो इसका मतलब ये होगा कि एच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सम। अब डायरेक्ट सम किस किस का होगा, क्योंकि y क्लोज्ड है किसमें, h में। अब आपको पता है y और z आपस में क्या होंगे, कंप्लीमेंट होंगे। यहाँ पर जब हम डायरेक्ट सम को डिफाइन करवा रहे होते हैं तो हम ये भी कह रहे होते हैं कि अगर दो स्पेसिस का सम करें तो वो क्या आए, एच आए, ठीक है। अगर मतलब दोनों का यूनियन दूसरे लफ्जों में, और दोनों का अगर इंटरसेक्शन करें तो वो क्या है, एमपीटी। इस तरह से हम डायरेक्ट सम को, तो ये वाई और जी आपस में क्या है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट है, ठीक है। कंप्लीमेंट को भी डिफाइन करवा दिया है यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि अगर वाई क्लोज होगा तो देन जो उसकी बड़े वाली स्पेस होगी दैट इज रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सम। तो डायरेक्ट सम का आपको पता है कि भाई दूसरा जो ये चीज होती है वो डायमेंशन क्या ऑफ होती है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि कुछ चीजें यहाँ पर डेम्पोटेंट, ये तो आपको पता है, कोई मैट्रिक्स को भी डेम्पोटेंट तब कहते हैं जब वो स्केल है तो उसके बराबर आ जाए। अच्छा, आगे नल स्पेसिस के बारे में यहाँ पर लिखा है कि द ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट y ऑफ द क्लोज सबस्पेस y ऑफ द हिल्बर्ट स्पेस इज अ नल स्पेस ऑफ द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन p। इन डेफिनेशनों को देख लीजिएगा। क्लोज सबस्पेस, इफ y इज क्लोज सबस्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस देन y इज इक्वल टू y, ये जो नोशन है इसको इसको क्या बोलते हैं, इस नोटेशन को, ये डबल कम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये ये लिखा भी हुआ है, बाय कम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड एज अ रीडर में प्रूव। अब अगर एम का दोबारा से क्या लें, वो वाला लें, कम्प्लीमेंट लें, मतलब कि उसका ऑर्थोगोनल लें, तो इसको इस तरह से वो लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज़ कहता है कि अगर वाई क्लोज्ड है, ठीक है, तो वाई बराबर होगा उसके डबल कम्प्लीमेंट। आगे डेंस सेट के बारे में है कि अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, हिल्बर्ट स्पेस है, द स्पैन ऑफ एम इज डेंस इन एच, के जो एम का स्पैन होगा डेंस होगा एच के अंदर, इफ एंड ओनली इफ, कि अगर उसका कंप्लीमेंट लें तो वो हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। कंप्लीमेंट लेने से पता है कि उसके साथ कोई भी हमारे पास ऐसा वेक्टर ना हो कि जो उसके साथ ऑर्थोगोनल हो, तो देन इसका मतलब होगा कि जो स्पैन होगा एम का,
ठीक है, वो क्या होगा, डेंस होगा किसके अंदर, एच के अंदर होगा। ठीक है, जो स्पैन जिसको हम दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि वो वेक्टर को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो ये इसके रिलेटेड है प्रॉब्लम शीट। अच्छा, अच्छा उसके आगे आता है ऑर्थोनॉर्मल सेट्स एंड सीक्वेंसेस। ऑर्थोनॉर्मल सेट कौन से होते हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट वो होते हैं जिनको हम इस तरह से डिफाइन करवाते हैं कि अगर दो वेक्टर्स जो आपस में हैं उनका अगर हम लें इनर प्रोडक्ट तो वो क्या आ जाए, वन आ जाए, सही। और अगर डिफरेंट का लें वो हमारे पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ ऑर्थोनॉर्मल सेट्स। ठीक है। और यहाँ से आपने लीनियर अलजेब्रा में एक पढ़ा होगा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होती हैं। तो वो भी ऐसी बेसिस होती हैं कि जिसका आपस में अगर हम इनर प्रोडक्ट लें तो वो वन आए, और अगर डिफरेंट बेसिस का आपस में इनर प्रोडक्ट लें तो वो क्या है, जीरो आए। तो आपको पता है कि हम अगर किसी भी वेक्टर स्पेसिस की कोई भी बेसिस हैं तो उनको हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी को पता है कि कौन सा मेथड होता है जिससे हम कोई आम बेसिस को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑर्थोनॉर्मल में। तो ये लीनियर अलजेब्रा में ग्राम स्मिथ मेथड होता है जिससे हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये इस तरह से डिफाइन होता है, ये आपने देख लिया है। ठीक है, कि अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है तो वन है, तो अगर नॉट इक्वल हो तो फिर जीरो। ठीक है, तो ये इस तरह से इनर प्रोडक्ट के लिए। अच्छा, अच्छा ये जो रिलेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पैथागोरियन रिलेशन बोलते हैं। एक्स प्लस वाई की नॉर्म का स्केयर इज इक्वल टू एक्स की नॉर्म का स्केयर प्लस वाई की नॉर्म का स्केयर। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, एक्स वाई की जो इनर प्रोडक्ट होती है वो बराबर होती है क्योंकि ये इसका है, एक्स की एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस वाई की वाई के साथ इनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये देख सकते हैं हम आगे। ये सारी है कि ऑर्थोनॉर्मल सेट जो होते हैं ये लीनियरली क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये भी एक बेसिस बना रहे होते हैं। अगर बेसिस बना रहे होते हैं तो वो जो ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। आगे उसमें आर क्यूब में उसने बताया है कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये ऑर्थोनॉर्मल हैं। एल स्केयर जो है इसमें ऑर्थोनॉर्मल जो सीक्वेंसेस होंगी उनके बारे में लिखा है कि कैसी होंगी। फिर कंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में लिखा है कि लेट एक्स बी इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन ऑन 0 to 2 पाई विद इनर प्रोडक्ट। ये डिफाइन है, ये तो हमने पहले भी पढ़ी है। तो यहाँ पर उसमें ये चीज़ को चेक करें कि यहाँ पर ऑर्थोनॉर्मल सेट किस तरह के होंगे, कि जीरो तब आएगा जब ये चीज़ होगी तो पाई आएगा, जब ये चीज़ जीरो के बराबर होगी तो 2 पाई आएगा। फिर उसके बाद उसने उसकी क्या फाइंड की है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो ये जो हमने पहले भी मैंने बताया कि लीनियर अलजेब्रा में हम फाइंड करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये वाली जो है इसको हम कहते हैं बेसल इनक्वालिटी। ठीक है, कि बेसल इनक्वालिटी क्या होती है। तो अगर हमारे पास हम यहाँ पर ये बेसिकली क्या ले रहे हैं, बेसिस एक्स क्या है, लेट ई के इज ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस इन इनर प्रोडक्ट स्पेसिस। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल क्या है, ये सीक्वेंसेस हैं। देन फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एक्स, अगर हम उसका क्या बनाए, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं और उसका सम ले लें, ठीक है, सीक्वेंसेस के साथ, तो वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होगा एक्स की नॉर्म का स्केयर। मतलब एक्स की नॉर्म के स्केयर से मुराद यहाँ के पे क्या है, एक्स की इनर प्रोडक्ट। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है, बेसल इनक्वालिटी होती है। और द इनर प्रोडक्ट एक्स ई के, क्योंकि आपको पता है ई के क्या है, यहाँ पर ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंसेस हैं, आर कॉल्ड फोरियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस ई के। तो इसको हम क्या कहते हैं, फोरियर कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इस ये जो इनक्वालिटी होती है, जिस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स में भी काफ़ी इनक्वालिटीज़ का जिक्र किया था, तो इस इनक्वालिटी को हम क्या कहते हैं, दिस इज अ बेसल इनक्वालिटी। उसके बाद ये प्रॉब्लम शीट आ जाती है। अच्छा, आगे आता है सीरीज रिलेटेड टू द ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंसेस एंड सेट्स। तो ये जो सामने सीक्वेंसेस लिखी हुई है
A trigonometric series is a series of the form, ये फोरियर सीरीज है। और हमें पता है इस चीज़ का, जो फंक्शन हमारे पास पीरियाडिक होते हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फोरियर सीरीज यूज़ करते हैं। और आपको पता है कुछ फंक्शन जो होते हैं वो हमारे पास पीरियाडिक नहीं होते, तो उनके लिए हम फिर क्या यूज़ करते हैं भला? क्या हम नॉन पीरियाडिक फंक्शंस के लिए फोरियर सीरीज बना सकते हैं? ये पीडीज में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो नॉन पीरियाडिक, ये देखो ना, a real function is said to be periodic if there is exist a positive series of x in the trigonometric series 1। अगर इस तरह की अगर पीरियाडिक के लिए एग्जिस्ट करती है तो देन ये पीरियाडिक फंक्शंस कौन से होते हैं कि जो कुछ n के लिए रिपीट होने के लिए दोबारा वही फंक्शन बन जाए, उनको क्या कहते हैं, पीरियाडिक। अच्छा, और कुछ फंक्शन जो होते हैं वो पीरियाडिक नहीं होते, तो नॉन पीरियाडिक फंक्शंस के लिए फिर हम फोरियर सीरीज नहीं बना सकते, उनका हम क्या फाइंड करते हैं, फोरियर इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पर ए नोड का फार्मूला ये होता है, ए के का फार्मूला ये होता है, और बी के का फार्मूला ये होता है। तो ये बेसिकली कोफिशिएंट है किसके, फोरियर सीरीज के। और यहाँ पर ये चीज़ें अगर हम फाइंड कर लें तो किसी फंक्शंस को हम फोरियर सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे वो लिखता है कि इफ़ द फोरियर सीरीज ऑफ एक्स कन्वर्ज फॉर ईच टी एंड हैज़ अ सम एक्स टी इज रिटन एज। अगर वो उसको कन्वर्ज करती है तो जाहिर बात है किसी नंबर को कन्वर्ज करेगी। अच्छा, ये फोरियर सीरीज के बारे में था। ठीक है, इसके बारे में यहाँ से मजीद पढ़ लीजिएगा कि जो आपके। अच्छा, आगे ये कन्वर्जेंस के बारे में क्या है कि लेट ई के बी ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस इन हिल्बर्ट स्पेस एच। कि अगर कुछ हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंसेस हैं हिल्बर्ट स्पेस एच के अंदर, द सीरीज 6 कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्ज। अगर मतलब अब सल्यूट सम अगर कन्वर्ज करता है तो इसका मतलब है वो सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अगर सेकंड नंबर पे इफ 6 कन्वर्ज देन द कोएफिशिएंट ए के ऑफ द फोरियर सीरीज सम ऑफ, मतलब वो कह रहा है कि अगर हमारे पास 6 कन्वर्ज करती है तो कोफिशिएंट अल्फा के आर द फोरियर कोफिशिएंट वेयर एक्स इज नॉट द सम ऑफ 6। ये चीज अगर देखें ना यहाँ पे, ये चीज मतलब कि ये ऑर्थोनॉर्मल जो होती है, सॉरी ये हमने लिखी हुई है ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंसेस की, हमने बनाई हुई है सम। वो कहता है अगर एब्सोल्यूट कन्वर्ज करे तो देन वो भी करेगा। तो अगर हमारे पास वो कन्वर्ज करता है तो देन उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये चीज़ है, इसके नीचे प्रूफ भी है। अच्छा, ये फोरियर सीरीज के रिलेटेड है। अच्छा, आगे आता है डेफिनेशन, व्हाट इज टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट। टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होते हैं? A total set or fundamental set in a norm space X is a subset of X whose span is dense in X। ठीक है, जिनका जो स्पैन होता है वो अगर X में क्या हो, डेंस हो। एन ऑर्थोनॉर्मल सेट तो होता है इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस X which is total in X is called total orthonormal sets। इसका मतलब यह है कि अगर हम स्पैन ऑफ एम लें, एम इज अ टोटल इन एक्स, अगर हम एम जो होगा वो टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा एक्स के अंदर के, अगर हम स्पैन ऑफ एम से क्या मुराद है कि वो वेक्टर जो एम को क्या कर रहे हैं, स्पैन कर रहे हैं। अगर उसका हम क्या लें, क्लियर लें, तो वो अगर पूरी स्पेस एक्स आ जाए, मतलब कि स्पैन ऑफ एम अगर डेंस हो एक्स के अंदर, तो दैट्स मीन कि हमारे पास जो एम होगा वो टोटल और ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा किसके अंदर, एक्स के अंदर। ठीक है, अगर वो डेंस हो। इन एवरी हिल्बर्ट स्पेस देयर एग्जिस्ट अ टोटली ऑर्थोनॉर्मल सेट, मतलब कि हर हिल्बर्ट स्पेस में हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ऑल टोटल ऑर्थोनॉर्मल सेट इन अ गिवन हिल्बर्ट स्पेस हैव द सेम cardinality, the latter is called Hilbert dimension or the, ये क्या लिखा हुआ है, ऑर्थोगोनल डिमेंशन ऑफ एच। अच्छा,
अच्छा ये उसी के रिलेटेड है, ये बेसल इनक्वालिटी दोबारा आ गई है। तो ये हमारे पास थर्ड चैप्टर की लास्ट चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी हमने इनको स्टडी कर लिया है। आगे उसके बाद ये बेसिकली इनर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है। यहाँ पे वो कहता है आपने बेसल इक्वेशंस को भी याद करना है, क्योंकि पीपीएससी के लिए, तो उसके बाद लीजेंडर इक्वेशंस को भी याद करना है। तो द इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स ऑफ ऑल कंटीन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन फ्रॉम -1 to 1 विद इनर प्रोडक्ट डिफाइन। तो यहाँ पर इनर प्रोडक्ट डिफाइन करवाई है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट उसने इसके लिए बोला कैन बी कंप्लीटेड अकॉर्डिंगली थ्योरम। तो ये उसने मतलब लीजेंडर के मुताबिक उसने डिफाइन करवाई है। फिर उसने ये बोला कि ये भी टोटल होता है, डेंस होता है। तो ये अगर किसी ने स्पेशल फंक्शंस पढ़े हैं अप्लाइड वालों ने, उनके लिए तो ये इजी होगा ये चीज़ों को समझना कि ये हमारे पास स्पेशल फंक्शंस होते हैं, लीजेंडर पोलिनोमियल जो होते हैं, और ये भी एमसीक्यूज आ जाते होते हैं ये वाले। ठीक है, पी नॉट ऑफ टी इज इक्वल टू 1। बल्कि आप लोगों ने ना, अगर किसी ने मैथमेटिकली मेथड, ये वहाँ पर तफसीलन ना इनके प्रूफ भी छोटे छोटे हैं कि ये किस तरह से आते जी हैं। बात है, मैं आपको ना एक ठीक है, फाइल शेयर बेसिकली यहाँ करूंगी एन की इनके वैल्यू, ये रिलेटेड। जनरल है ना, ये वाला फार्मूला, इसको अगर आप यहाँ एन की वैल्यूज पुट करते जाएं तो ये आपके पास आते जाएंगे डिफरेंट पोलिनोमियल्स। इनके ग्राफ, ये लीजेंडर पोलिनोमियल्स के ग्राफ वगैरह बनाए गए हैं यहाँ। तो ये जब आप लोग मैथमेटिकली मेथड करेंगे तो ये आपके टॉपिक्स जो हैं ये वैसे भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हेर्मिट पोलिनोमियल्स हैं, ये भी वहाँ मैथमेटिकली मेथड्स में हैं। तो वहाँ पर तो इनकी डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह भी लिखी हैं। तो यहाँ पर ये इसका जनरल फार्मूला है ऑर्डर एन के लिए। तो फिर जब हमें जनरल फार्मूला आता हो तो फिर हम उसके लिए ये सिंपल, ये एमसीक्यू है। ठीक है, ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे स्पेशल फंक्शंस में आते हैं। यहाँ पर इसकी ये वाली ये चीज़ें ज़रूर देखिएगा कि व्हाट इज़ अ जनरेटिंग फंक्शन फॉर अ लीजेंडर पोलिनोमियल, व्हाट इज़ अ जनरेटिंग फंक्शंस फॉर अ लीजेंडर पोलिनोमियल। अच्छा, देख लो यहाँ पर कोई जो भी रीजन वगैरह हम कर। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज का रखते हैं अपना काम। कल हमने लास्ट लेक्चर फंक्शनल का करना है, फिर फंक्शनल ख़त्म करेंगे। कल हम कुछ अजाफी चीज़ें पढ़ेंगे कि हमारे पास ये जैसे हिल्बर्ट और ज्वाइंट ऑपरेटर आ गया है, डिफरेंट स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ेंगे। फिर हम लोग कुछ बनाक अलजबरा के बारे में पढ़ेंगे, बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम। और जो हमारी चीज़ें रहती हैं फंक्शनल में थोड़ी बहुत, तो उनको हम कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद किसी के पास अगर कोई फंक्शनल के एमसीक्यूज़ों की कलेक्शन पड़ी है तो वो लाजमी तौर पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम उनको भी साथ साथ देखते रहें। तो बकाया डिस्कशन हम इंशाल्लाह कल करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी लास्ट फंक्शन के ऊपर, उसके बाद हम कोई अप्लाइड का सब्जेक्ट जो है उसको स्टडी करते हैं। तो इसके बाद वेक्टर टेंसर ठीक रहेगा, वेक्टर टेंसर और मैकेनिक्स दोनों में से हम कोई करते हैं। चले ठीक हो गया, इंशाल्लाह हम कल लास्ट क्लास लेते हैं इसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर। फिर हम वेक्टर टेंसर एनालिसिस जो है उसको करते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पेपर आ जाता है, तो फिर हम उसको अच्छी तरीके से करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।